बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर देखेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, मैं थोड़ा सा उसका आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। हम इसके अंदर OSI मॉडल को देखेंगे और हम ये देखेंगे OSI मॉडल जो हमारे पास मौजूद है उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स हमारे पास मौजूद है और उनकी बेसिक फंक्शनैलिटी कौन कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है और उसका लेक्चर नंबर 7 है। OSI मॉडल, OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन मॉडल और ये हमारा ISO का स्टैंडर्ड है। ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो इस नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ISO एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो हमें स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है। तो ISO का हमें ये दिया हुआ स्टैंडर्ड है OSI मॉडल। और हम इसको स्टूडेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लेयर्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, इस मॉडल को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने दो सिस्टम्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है तो हमें किसी स्पेसिफिक रेफरेंस मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। उस मॉडल के लिए हम OSI मॉडल को प्रेफर करते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो हमारे पास बेनिफिट है वो ये है कि ट्रबल शूटिंग, कि अगर हमारे नेटवर्क के अंदर कोई इश्यूज़ आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम इस मॉडल को अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमें ट्रबल शूट करना या प्रॉब्लम को डायग्नोस करना और उसको फिर रिजॉल्व करना ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम OSI मॉडल को यूज़ नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, आइए आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये 7 लेयर हमारे पास मॉडल है, इसमें 7 लेयर्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। उन लेयर्स को हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। एक कैटेगरी हमारे पास अपर लेयर्स की और एक है लोअर लेयर्स की। अपर लेयर कैटेगरीज के अंदर इट फोकस ऑन यूजर एप्लीकेशंस एंड हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द कंप्यूटर्स प्रायर टू ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स, जो हमारी नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं या यूज़र एप्लीकेशंस रन हो रही हैं वो हमारी अपर लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको देखा जाए। उसके बाद लोअर लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउ द कम्युनिकेशन अक्रॉस अ नेटवर्क अकर्स। तो स्टूडेंट्स, आइए अब ये देखते हैं कि हमारे पास जो 7 लेयर्स है वो कौन कौन सी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास क्या मौजूद है। स्टूडेंट्स, फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेंडर और रिसीवर जो है वहाँ 7 लेयर्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जितने भी सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं, कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं नेट के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर या किसी भी नेटवर्क के ऊपर, उसमें ये 7 की 7 लेयर्स आपकी मौजूद होती हैं। अगर मैं इसको लेयर्स को आपको सीक्वेंस के अंदर पढ़ूं तो नंबर 7 के ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर मौजूद है, नंबर 6 के ऊपर हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर मौजूद है, नंबर 5 के ऊपर हमारे पास सेशन लेयर मौजूद है, नंबर 4 के ऊपर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर मौजूद है, नंबर 3 के ऊपर हमारे पास नेटवर्क लेयर है, नंबर 2 पे डाटा लिंक लेयर और नंबर 1 पे फिजिकल लेयर हमारे पास मौजूद है। और जिस सीक्वेंस में आप देख रहे हैं सेंडर के पास ये लेयर्स मौजूद है, उसी सीक्वेंस में आपके पास रिसीवर के पास भी ये लेयर्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात याद रखने वाली और इसको हमेशा याद रखिएगा कि मैंने लेयर नंबर 1 जो सबसे बॉटम पे लिखी है, मीन लेयर नंबर 1 आपकी फिजिकल लेयर है, इसको मैंने टॉप पे नहीं लिखा। टॉप पे मैंने लेयर नंबर 7 को मेंशन किया जो कि एप्लीकेशन लेयर है। इसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट, इसकी रीज़न ये है कि एप्लीकेशन लेयर से डायरेक्टली हमारा या यूज़र का इंटरेक्शन होता है। मीन एप्लीकेशन लेयर के ऊपर अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आपका जो ब्राउज़र है, मीन अगर गूगल यूज़ करें, गूगल क्रोम यूज़ करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करें, वो आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। तो एप्लीकेशन लेयर के साथ हमारा डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है। जब डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है तो इस लेयर को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू उन लेयर्स के जिनसे हमारा डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होता। तो दैट्स वाई हम लेयर नंबर 7 से हमेशा स्टार्ट करते हैं और लेयर नंबर 1 की तरफ आते हैं। लेकिन आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसी सीक्वेंस के अंदर इसको याद रखें। मीन अगर आपसे लेयर नंबर 3 का पूछा जाए तो लेयर नंबर 3 नेटवर्क लेयर है, आपने सेशन लेयर का नाम नहीं लेना। तो इस सीक्वेंस के अंदर इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स, ये देखते हैं कि इसके अंदर ट्रांसमिशन कैसे होती है। अगर एप्लीकेशन लेयर पे आप कोई मैसेज सेंड करते हैं, किसी दूसरे कंप्यूटर को आपने सेंड करना है, तो मैसेज एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर में आता है, देन सेशन में, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में, फिर नेटवर्क में, फिर डाटा लिंक में और फिर फिजिकल लेयर के अंदर आता है मैसेज। और फिर आपकी केबल्स जो हैं उनके दरमियान डाटा आपका ट्रांसमिट होता है या मैसेज सेंड होता है और रिसीविंग साइड के ऊपर दोबारा से फिजिकल लेयर जो डाटा लिंक लेयर को प्रोवाइड करती है वो मैसेज, फिर नेटवर्क लेयर के पास, फिर ट्रांसपोर्ट के पास, फिर सेशन के पास, फिर प्रेजेंटेशन के पास और एट द एंड आपका जो मैसेज है वो एप्लीकेशन लेयर के पास पहुंच जाता है और जो रिसीविंग आपका यूज़र है उसको वही मैसेज मिलता है जो सेंडिंग यूज़र ने उसको सेंड किया होता है। अब वन बाय वन देखते हैं कि ये लेयर्स करती क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, हम क्यों इन लेयर्स को यूज़ करते हैं अपने मैसेजेस को सेंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेयर नंबर 7 जो हमारे पास मौजूद है एप्लीकेशन लेयर, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
रन्स नेटवर्क एप्लीकेशंस। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी जो नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं या यूज़र एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर चल रही होती है, जिसमें वेल नोन एप्लीकेशन हमारे पास ब्राउज़र्स की है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि आपको गूगल क्रोम है और उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर है। उसके अलावा जो हमारे पास एग्जांपल्स है उसमें ईमेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल की फैसिलिटी आपको एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है और इसके लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ करती है SMTP, जिसको हम कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके अलावा FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो एप्लीकेशन लेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। HTTP प्रोटोकॉल, स्टूडेंट्स अगर हम कोई वेब पेज अपने सिस्टम के ऊपर ओपन करना चाहते हैं तो वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हमें ओपन होता है हमारे सिस्टम के ऊपर। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स HTTP प्रोटोकॉल भी हमारा जो है वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ही रन होता है। तो स्टूडेंट्स ये लेयर नंबर 7 की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि लेयर नंबर 6 जो हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट परफॉर्म्स कोड कन्वर्जेंस, डाटा ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये थे कि कोड कन्वर्जेंस क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स तमाम कंप्यूटर्स जो है वो जो भी डाटा है उसको अपर लेयर से मीन एप्लीकेशन लेयर से मिलता है उसको कन्वर्ट करते हैं किसी और कोड के अंदर, जिसमें फॉर एग्जांपल ASCII कोड की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII स्टैंडर्ड अगर कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो जो भी एप्लीकेशन लेयर से उसको डाटा मिलेगा उसको ASCII स्टैंडर्ड के थ्रू इनकोडेड करेगा और फिर उसको नेक्स्ट लेयर को सेंड करेगा। दिस इज़ कॉल्ड कोड कन्वर्जन। उसके बाद कंप्रेशन। फ्रेंड्स कंप्रेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? कंप्रेशन का मतलब ये है कि अपने डाटा को कंप्रेस कर देना और फिर उसको सेंड करना। अब डाटा को कंप्रेस क्यों किया जाता है? उसकी सबसे मेजर रीज़न तो ये कि हम डाटा कंप्रेस इसलिए करते हैं कि वो स्पेस कम ले, क्योंकि डाटा को आप कंप्रेस करेंगे तो उसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। जब साइज़ रिड्यूस होगा और वो लिंक के डाटा आपका ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, उससे आपकी बैंडविड्थ जो है वो कम कंज्यूम होगी। तो दैट्स वाई हम कंप्रेस करके डाटा को सेंड करना जो उसको प्रेफर करते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी प्रेजेंटेशन लेयर की ही है। उसके बाद इंक्रिप्शन। स्टूडेंट्स इंक्रिप्शन की जो टेक्निक है ये सिक्योरिटी से रिलेट करती है। इंक्रिप्शन का ये मतलब है कि अगर सेंडर कोई पैकेट या कोई मैसेज रिसीवर को सेंड करता है और दरमियान से कोई हैक कर लेता है उस मैसेज को, तो वो उस मैसेज को रीड ना कर सके, उस मैसेज को अंडरस्टैंड ना कर सके। उसका ये मतलब होगा हमने डाटा को इनक्रिप्ट किया है, मीन उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में सेंड नहीं किया, किसी और फॉर्म में सेंड कर दिया है। उसकी सिर्फ ओरिजिनल फॉर्म को सिर्फ सेंडर रीड कर सकता है और ओरिजिनल रिसीवर रिसीव कर सकता है और इनक्रिप्ट कर सकता है। सेंडर साइड पे हम इसको इनक्रिप्शन का नाम देते हैं और रिसीवर साइड पे हम इसको डिक्रिप्शन का नाम देते हैं। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और ये टेक्निक आपकी प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर काम करती है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो लेयर नंबर 5 है वो कौन सी है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंट्स लेयर नंबर 5 जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या कहती है? इट डिटरमिन्स हाउ टू डिवाइसेस एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड मैनेज अ कनेक्शन। स्टूडेंट्स सेशन लेयर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कनेक्शन को मैनेज करना, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना और उसको फिर मेंटेन रखना। और स्टूडेंट्स इसके दरमियान जो कनेक्शन हम दो डिवाइस के दरमियान जो कनेक्शन हम बनाते हैं उसको सेशंस का नाम भी देते हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सेशन लेयर। स्टूडेंट्स उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है हमारी OSI मॉडल की, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ब्रेक्स द डाटा इनटू सेगमेंट्स। स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो 3 लेयर्स पहले देखी, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, उसके ऊपर जो हमारे पास डाटा होता है उसको हम मैसेज का नाम देते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हमारे पास जो डाटा या मैसेज होता है उसको हम सेगमेंट्स का नाम देते हैं। अगर हम सेगमेंट्स कहीं लिखा हुआ देखें या सेगमेंट्स हमें कोई बताए तो इसका मतलब ये कि वो ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर ये होती है कि जो अपर लेयर से मीन सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जो मैसेज आता है वो उसको चंक्स में डिवाइड कर देता है, मीन उसके स्मॉल पीसेस बना देता है। अगर वो साइज़ का बहुत बड़ा है तो उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। डिवाइड करने से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो डाटा है वो ईजिली ट्रांसमिट हो जाएगा, वो बैंडविड्थ कम कंज्यूम करेगा। तो उन चंक्स को हम सेगमेंट्स का नाम दे देते हैं। एस्टैब्लिश एन एंड टू एंड लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मशीन्स। सो इस ट्रांसपोर्ट लेयर की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि ओरिजिनल सेंडर और ओरिजिनल जो रिसीवर है उनके दरमियान एंड टू एंड कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का स्टूडेंट क्या मतलब है? स्टूडेंट होता ये कि अगर सेंडर ने कोई पेज ओपन करना है या कोई रिक्वेस्ट भेजनी है रिसीवर को, तो रिक्वेस्ट भेजने से पहले वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा उसके बाद सेंडर रिक्वेस्ट अपनी भेजेगा और रिसीवर उस रिक्वेस्ट के बाद रिप्लाई सेंडर को करेगा। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की है। प्रोवाइड एरर हैंडलिंग। स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट लेयर हमें एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर चेकसम का कोड हम यूज़ करते हैं
जिससे ये होता है कि सेंडर ने अगर कोई डाटा रिसीवर को सेंड किया है, रिसीवर ने वो डाटा रिसीव कर लिया और चेकसम कोड को यूज़ करते हुए डाटा को चेक किया जाता है कि आया उस डाटा के अंदर कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर है तो उस डाटा को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर प्रॉब्लम एक ये है कि चेकसम का जो हमारा कोड है वो सिर्फ सिंगल बिट एरर को ही डिटेक्ट कर सकता है, एक से ज़्यादा बिट एरर्स को पॉसिबल है कि वो डिटेक्ट ना कर सके। तो स्टूडेंट्स ये प्रोवाइड एरर हैंडलिंग जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो दो वेल नोन प्रोटोकॉल इस लेयर के ऊपर हमारे पास मौजूद है, दैट इज कॉल्ड टीसीपी एंड यूडीपी। स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैं आपको टीसीपी के बारे में डिटेल से बता भी चुका हूँ। तो टीसीपी मीन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करता है। उसके कंट्रास्ट में हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, दैट इज कॉल्ड यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये मेजॉरिटी जगहों पे कहाँ पे यूज़ होता है, इसको हम करते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए ज़्यादातर यूज़। लेकिन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमारा वेल नोन प्रोटोकॉल है, इसको हम इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी ट्रांसपोर्ट लेयर की। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो नेटवर्क लेयर है, लेयर नंबर 3, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नेटवर्क लेयर के ऊपर जो हमारे मैसेजेस है या पैकेट्स है उनको हम क्या नाम देते हैं। उनको हम स्टूडेंट्स डाटाग्राम का नाम देते हैं। और जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की, दैट इज़ कॉल्ड राउटिंग। स्टूडेंट्स राउटिंग का क्या मतलब है? राउटिंग का ये मतलब है कि किसी भी रूट के ऊपर डाटा को या पैकेट को सेंड करना, दैट इज़ कॉल्ड राउटिंग। और अभी थोड़ी देर में आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे की जाती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग एड्रेसिंग ऑन द नेटवर्क मीन आईपी एड्रेस। स्टूडेंट्स आईपी एड्रेस के बारे में मैं आपको चैप्टर नंबर 10 के अंदर डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि इंटरनेट के ऊपर जो भी डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसका कोई ना कोई एड्रेस ज़रूर होता है। जस्ट लाइक जिस तरह हमारे घर का एड्रेस है, हमारे सिर्फ नाम से कोई भी लेटर हमारे घर नहीं पहुंच सकता, उस नाम के साथ एक एड्रेस भी हमें चाहिए। तो आपकी जितनी डिवाइसेस इंटरनेट के ऊपर यूज़ हो रही हैं उनका भी कोई ना कोई एड्रेस मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नेटवर्क लेयर की ही है। आईपी प्रोटोकॉल जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो नेटवर्क लेयर पे ही काम करता है। राउटर्स आर यूज इन दिस लेयर। स्टूडेंट्स इस लेयर के ऊपर, नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारे पास एक डिवाइस यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड राउटर। राउटर इज़ बेसिकली एन इंटेलिजेंट डिवाइस। इसको इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि राउटर्स के पास जब भी कोई पैकेट आता है तो वो ये डिसाइड करता है कि वो पैकेट उसने किस इंटरफेस पे सेंड करना है, क्योंकि नॉर्मली राउटर्स के एक से ज़्यादा इंटरफेसेस मौजूद होते हैं। तो एक किस इंटरफेस पे उसे सेंड करना है, दैट इज़ कॉल्ड राउटिंग। तो अभी मैंने राउटिंग के बारे में आपको पहले भी बताया। तो राउटर्स राउटिंग को यूज़ करते हैं और फिर पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं स्पेसिफिक पाथ के ऊपर। तो राउटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो भी पैकेट उनके पास आता है उस पैकेट के बारे में वो डिसाइड करते हैं कि वो पैकेट किस इंटरफेस पे सेंड किया जाएगा ताकि वो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए और डेस्टिनेशन उसको रिसीव कर ले। तो स्टूडेंट्स ये थी नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके अंदर राउटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब हम देखते हैं कि लेयर नंबर 2 जो हमारे पास मौजूद है, डाटा लिंक लेयर, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मौजूद है। स्टूडेंट्स डाटा लिंक लेयर के अंदर हमारे पास जो मैसेजेस है उसको हम फ्रेम्स का नाम देते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग फ्रेम्स बिटवीन नेबरिंग डिवाइसेस। स्टूडेंट्स एक मेजर डिफरेंस जो है वो डाटा लिंक लेयर और बाकी लेयर्स के दरमियान ये है कि डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि फिजिकली डाटा को ट्रांसमिट करती है बट नेबरिंग डिवाइसेस के दरमियान। ओरिजिनल सेंडर ओरिजिनल रिसीवर के दरमियान नहीं, ओरिजिनल सेंडर ओरिजिनल रिसीवर के दरमियान जितनी भी डिवाइसेस मौजूद है उन डिवाइसेस के दरमियान डिवाइस टू डिवाइस जो कम्युनिकेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाटा लिंक लेयर की। और ये फिजिकली डाटा को ट्रांसमिट करती है बाय यूजिंग फिजिकल लेयर। ये फिजिकल लेयर को यूज़ करते हुए डाटा को जो नेबरिंग डिवाइसेस है उनके दरमियान ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल बनाती है। डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट यूजिंग एनआईसी कार्ड। सर एनआईसी कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वो क्या चीज़ होती है। तो आपके जो सर डाटा लिंक लेयर है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाती है बिटवीन डिवाइसेस। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर हमारे पास फिजिकल एड्रेस मौजूद होता है, उस फिजिकल एड्रेस की बेस के ऊपर डाटा लिंक लेयर जो एक डिवाइस से द वेरी नेक्स्ट डिवाइस तक डाटा को ट्रांसमिट करती है या सेंड करती है। हैंडल एरर नोटिफिकेशन। फ्रेंड जिस तरह अभी हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर देखा कि वो एरर हैंडलिंग को देखती है और चेक करती है, आपकी डाटा लिंक लेयर भी एरर हैंडलिंग को चेक करती है। लेकिन स्टूडेंट्स इसके अंदर एरर हैंडलिंग ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के। क्यों स्टूडेंट इसके अंदर ज़्यादा बेनिफिशियल है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो चेकसम नहीं है, उसका नाम है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। उसके थ्रू आप एक से ज़्यादा बिट का भी अगर एरर मौजूद है आपके डाटा के अंदर तो वो भी डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हमने देखा कि हमारे पास जो चेकसम की टेक्निक है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बिट एरर को बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट करती है, लेकिन एक से ज़्यादा बिट का एरर हो तो फिर उसको प्रॉब्लम होती है।
تو اسٹوڈنٹس اس کے اندر ہمارے پاس زیادہ ریلائبل جو ہے ایرر ڈیٹیکشن ٹیکنیک موجود ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر کون سی ڈیوائس اویلیبل ہے. جسٹ لائک جس طرح ہم نے دیکھا نیٹ ورک لیئر پہ ہمارے پاس کون سی ڈیوائس اویلیبل تھی, راؤٹرس. تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈیوائس اویلیبل ہے دیٹ از کالڈ سوئچز. سوئچز کی بات ہم جب نیٹ ورک ٹپالوجیز میں نے آپ کو بتائی تھی تو اس کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائی تھی کہ سوئچز آپ کے اسٹار ٹپالوجیز کے اندر یوز ہوتے ہیں اور یہ سینٹرلائز ڈیوائس ہوتی ہے جس کے ساتھ تمام کمپیوٹرز آپ کے اٹیچ ہوتے ہیں, اور سوئچز یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا پیکٹ کس طرف سینڈ کرنا ہے. تو سوئچز آپ کے جو وہ ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر کام کرتے ہیں. اٹ مینس کہ سوئچز جو ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں ڈیوائسز کو وہ آن دا بیسس آف NIC کارڈ, اور ان ادر ورڈس یو کین سے آن دا بیسس آف فزیکل ایڈریس کی بیس پہ جو ہے وہ ڈیوائسز کو ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ڈیٹا لنک لیئر کی رسپانسبلٹی تھی. اب لاسٹ میں ہمارا جو لیئر نمبر 1 ہے دیٹ از کالڈ فزیکل لیئر. اسپیسیفائز ہاؤ ڈیٹا از پروسیسڈ انٹو بٹس. اسٹوڈنٹس اس لیئر کے اوپر ہمارے پاس صرف ڈیٹا جو بٹس کی شکل میں ٹریول کرتا ہے, اور آپ کی جتنی بھی کیبلس ہیں مین ٹوسٹڈ پیئر کیبل, کویکزیل کیبل اور فائبر آپٹک کیبلس, یہ تمام کیبلس آپ کی جو ہے وہ فزیکل لیئر کے اوپر ہی کام کرتی ہیں. رسپانسبلٹی از ٹو ایکٹیویٹ اینڈ مینٹین دا فزیکل لنک بٹوین سسٹم. فرینڈس یہ فزیکل لنک آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں ڈفرینٹ سسٹمس کے درمیان, اور ڈیٹا لنک لیئر جو فزیکلی ٹرانسمیشن کرتی ہے ڈیوائس ٹو ڈیوائس وہ فزیکل لیئر کی کیبلس کو ہی یوز کرتے ہوئے ٹرانسمیشن پاسبل بناتی ہے. اور اسٹوڈنٹس اس لیئر کے اوپر ہمارے پاس ایک ڈیوائس اویلیبل ہے دیٹ از کالڈ ہب. ہب کی بات بھی میں آپ کو نیٹ ورک ٹپالوجیز کے اندر بتا چکا ہوں. ہب آپ کی جو ہے وہ بھی اسٹار ٹپالوجی کے اندر یوز ہوتی ہے, لیکن ہب میں اور سوئچ میں میجر ڈفرینس یہ ہے کہ ہب آپ کی جو ہے وہ فزیکل لیئر پہ کام کر رہی ہے اور سوئچ آپ کا جو ہے وہ ڈیٹا لنک لیئر پہ کام کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوئچ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے فزیکل ایڈریس کی بیس پہ کہ پیکٹ کو یا فریم کو کس جگہ سینڈ کرنا ہے, لیکن ہب آپ کا کسی بھی بیس پہ ڈیسائیڈ نہیں کرتی. ہب صرف اور صرف بٹس کو جو ہے وہ براڈ کاسٹ کر دیتی ہے. انکمنگ لنک کی بجائے باقی تمام لنکس کے اوپر جو بٹس آئیں گی اس کو براڈ کاسٹ کر دے گی. تو ہب آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ فزیکل لیئر کے اوپر کام کرتی ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اوپن سسٹم انٹر کنیکشن جو ہمارے پاس نیٹ ورک ماڈل موجود ہے اس کی کون کون سی لیئرس ہیں اور ان کی میجر رسپانسبلٹیز کون سی ہے. لیئرس کے اندر ہم نے دیکھا لیئر نمبر 1 ہمارے پاس فزیکل لیئر ہے, اس کے بعد لیئر نمبر 2 ہمارے پاس ڈیٹا لنک لیئر ہے, لیئر نمبر 3 نیٹ ورک لیئر ہے, لیئر نمبر 4 ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ لیئر ہے, لیئر نمبر 5 ہمارے پاس سیشن لیئر ہے, لیئر نمبر 6 ہمارے پاس پریزنٹیشن لیئر ہے, اور لیئر نمبر 7 ہمارے پاس جو ہے وہ اپلیکیشن لیئر کہلاتی ہے. سو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے, آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اٹس ویری امپورٹنٹ لیکچر. اس کو اچھی طرح سمجھیے گا اور لیئرس کو آپ نے سیکوینس کے اندر یاد رکھنا ہے, ان کو آگے پیچھے نہیں کرنا. اس کو لیئر 1 ہمیشہ آپ کی جو ہے وہ فزیکل لیئر ہی ہوگی, لیئر 1 آپ کی اپلیکیشن لیئر نہیں ہوگی, وہ ہمیشہ آپ کی لیئر 7 ہی ہوگی اپلیکیشن لیئر. تو اسٹوڈنٹس ہوپ فلی آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.